अब शीतल आंखें बंद कर राज के कंधे पर सर टिकाए बैठी रहती है। राज उसे तिरछी नज़र से देखता है और अपना ध्यान ड्राइविंग में लगा लेता है। करीब 1 घंटे बाद रात की गाड़ी फार्म हाउस में एंटर करती है। सब बाहर लॉन में ही बैठे थे। राज की गाड़ी देखकर कुसा दौड़कर गाड़ी के पास चली जाती है। राज गाड़ी साइड में लगाकर गेट खोलता है। उसमें ही कुसा खुश होकर शीतल की गोद में चढ़ जाती है। राज जल्दी से आकर शीतल की गोद से कुसा को लेता है और शीतल को साथ लिए सबके पास आता है। दोनों गुरु जीवा सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। शीतल जल्दी से सरला के गले लगकर शांत स्वर में कहती है, सॉरी माँ। सरला शीतल का गाल छूकर कहती है, सॉरी किस बात लिए बेटा। शीतल राज की तरफ देखकर धीरे से कहती है, माँ वो राज ने आपसे ऐसे बात की। सरला गंभीर होकर कहती है, वो शायद अपनी जगह सही है, बट उसका गुस्से में बोलना मुझे पसंद नहीं आया। खैर छोड़ो, तुम अपना मन खराब मत करो, यह उसकी बचपन की आदत है। और थोड़ा रुक कर कहती हैं, बेटा मुझे मालूम होता तुम दोनों कुछ प्रोग्राम में हो तो मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं बुलाती। शीतल हल्की स्माइल के साथ कहती है, माँ सच में हमें तो यहाँ आकर बहुत मज़ा आया। इतने दिनों बाद ऐसे सब एक साथ। सरला उसका हाथ पकड़ कर कहती हैं, चलो नीलू के पास बैठो। इतना कहकर नीलमा के पास बैठा देती हैं। अर्जुन जी शीतल को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, शीतल राज तुम दोनों को अपनी शादी में कुछ भी स्पेशल जैसे थीम, डेकोरेशन, खाने का मेनू के बारे में कुछ बताना हो तो सब मौजूद हैं, बता सकते हो। राज अर्जुन को बीच में रोकते हुए कहता है, जीजू आपने जो कुछ भी डिसाइड किया है वह सब परफेक्ट होगा। मेरी और सोना की कोई स्पेशल चॉइस नहीं है। अंकित मुस्कुरा कर कहते हैं, बरखुरदार अपनी सोना की भी राय ले लीजिए। शीतल नजरें झुकाकर कहती है, पापा जी हम इनकी बात से सहमत हैं, बस आप सभी से हमें कुछ कहना है। शीतल की बात सुनकर सरला एकदम से शीतल की तरफ देखती हैं। अंकित मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा बोलो। शीतल धीरे से कहती है, पापा जी हम शादी के बाद अभी तक अपने घर हमारे पग फेरे की रस्म नहीं हुई और फिर से शादी की तैयारियां, तो हम अपने आपसे हमारे शादी से पहले अपने मायके जाने की इजाज़त चाहते हैं। अर्जुन भी मुस्कुरा कर कहते हैं, पापा यह बात तो शीतल ने बिल्कुल ठीक कही। अनिकेत राज की ओर देख कर कहते हैं, बेटा हमारी तरफ से तो हाँ है, बस एक बार तुम राज की ओर देख लो। तुम्हारे मायके जाने का सुनकर मेरे बेटे का चेहरा उतर गया। राज एकदम से सकपका कर कहता है, पापा ऐसी कोई बात नहीं है। अर्जुन जी शरारत से कहते हैं, ठीक है पापा, जब राज को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो शीतल को कल ही महेश्वरी भवन भेज देते हैं। अब शादी तक शीतल वहीं रहेगी। राज अर्जुन को घूर कर कहता है, अभी शादी में 15 दिन बाकी हैं जीजू। पापा शादी के फंक्शन फार्म हाउस में होंगे, हम यहाँ साथ ही रहेंगे। उससे दिन और पहले सोना अपने घर जाएगी, इससे ज़्यादा मैं इसे नहीं छोड़ सकता। राज की बात सुनकर सब एकदम से चुप हो जाते हैं। राज असमंजस से देखता है कि सब जोर से खिलखिलाकर हंस देते हैं। सबके हंसते ही शीतल की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। दीवान जी कहते हैं, बरखुरदार शीतल बिटिया को कम से कम 1 सप्ताह पहले छोड़ना होगा। और सरला की ओर देख कर कहते हैं, भाभी शादी होने तक शीतल राज के साथ नहीं रह सकती। सरला गंभीर होकर कहती हैं, भाई साहब रिवाज तो यही है, पर आजकल के बच्चे। शीतल बीच में रोक कर कहती है, माँ हम अपनी शादी सारे रीति रिवाज से करना चाहते हैं, इसमें राज को कोई भी एतराज नहीं है। इतना कहती ही राज की तरफ देखती है। शीतल के कहते ही राज उसे देखकर अपनी पलकें झपकाता है और सरला को देखकर कहता है, मम्मा आप जैसी चाहेंगी वैसा होगा, हम दोनों शादी तक एक साथ नहीं रुकेंगे। इतना बोलकर खड़ा होता है और पुल साइड की ओर बढ़ने लगता है। राज को ऐसे देखकर दीवान जी हल्की स्माइल से कहते हैं, अनिया वही राज है, देख लिया तूने, एक पल भी अब शीतल के बिना नहीं रह करता। अर्जुन जी राज को देखकर कहते हैं, राज 2 मिनट इधर आओ, जरूरी बात करनी है। राज पीछे मुड़कर कहता है, जीजू प्लीज आप डिसाइड। अर्जुन जी थोड़ा सख्त होकर कहते हैं, राज मैंने तुमसे पूछा नहीं, यहाँ आओ। राज शीतल की तरफ देखता है और चुपचाप शीतल के पास आकर बैठ जाता है। शीतल धीरे से उसका हाथ पकड़कर दबा देती है। अर्जुन जी शांत होकर कहते हैं, राज शीतल शादी फार्म हाउस से नहीं हो रही। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखकर कहते हैं, क्या मतलब जीजू। अर्जुन जी मुस्कुरा कर कहते हैं, साले साहब इसलिए मम्मी ने तुम दोनों को बुलाया है। अर्जुन जी के कहते ही राज की नज़र सरला की तरफ चली जाती है। राज से नज़र मिलते ही सरला तुरंत अपनी नज़रें फेर लेती हैं।
राज अंकित की तरफ देखता है। अंकित उसे अपनी आंखों के इशारे से शांत रहने को बोलते हैं। भरत मुस्कुरा कर कहता है, राज जीजू ने तेरी शादी के लिए मान सिंह पैलेस बुक कराया है। राज हैरानी से कहता है, व्हाट? अर्जुन जी मुस्कुरा कर कहते हैं, साले साहब हैरान होने की जरूरत नहीं है। पापा ने देव और मुझ पर सारी जिम्मेदारी डाली है, तो यह हम दोनों का फैसला है। हम दोनों अपनी तरफ से इस बार तुम्हारी शादी को यादगार बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। राज शीतल का हाथ छोड़कर अर्जुन जी के गले लगकर कहता है, थैंक्स जीजू। अर्जुन जी राज का गाल छूकर कहते हैं, राज, बीनू, अंजू, निशांत, रोशनी की शादी भी सेम डे, यानी तुम तीनों की शादी एक ही दिन है। और हंसते हुए कहते हैं, राज शीतल तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? राज खुश होकर कहता है, नहीं जीजू, यह तो बहुत खुशी की बात है। दीवान जी कहते हैं, राज बेटा, शर्मा फैमिली के लिए हमने लेक बिनोरा बुक किया है। उनके जो भी गेस्ट आएंगे सब वहीं रुकेंगे। दोनों मिलकर नज़दीक हैं तो कोई इशू नहीं होगा। फंक्शन सारे एक जगह पैलेस में ही होंगे। राज मुस्कुरा कर कहता है, जीजू सब परफेक्ट है। यह गुड न्यूज़ आपने विनोद और निशांत को बताई? दीवान जी कहते हैं, नहीं बेटा, अभी गुरुजी ने सभी बच्चों की कुंडलियां मिलान करके मुहूर्त बताए हैं। वैसे हमारी सभी की इच्छा यही थी कि सभी बच्चों की शादी एक ही जगह एक साथ होगी तो मज़ा आएगा। और शरारत से कहते हैं, वैसे भी निशु अपनी रोसू के बिना, विनोद अपने एंग्री बर्ड के बिना और तुम अपनी सोना के बिना अब कहाँ अकेले रह पाओगे। दीवान जी के इतना कहते ही सब खिलखिला कर हंस देते हैं। वहीं शीतल जल्दी से कहती है, माँ हम सबके लिए कॉफ़ी बना कर लाते हैं। इतना कहकर किचन में चली जाती है। अर्जुन जी शरारत से कहते हैं, साले साहब अपनी सोना को देख लीजिए, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं? राज मुस्कुरा कर कहता है, जीजू मेरी सोना बहुत समझदार है, वो सब मैनेज कर लेगी। इतना कहकर सरला के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर धीरे से कहते हैं, मम्मा सॉरी, मुझे आपसे ऐसी बात। सरला सख्त लहजे में कहती हैं, कृष्णा भाभी अपने लाडले को समझा दीजिए। मेरे देव निशु और भरत ने कभी अपनी माँ से ऐसे लहजे में बात नहीं की जैसे यह बात बात पर इतना गुस्सा करता है। और गंभीर होकर कहती हैं, राज शीतल कैसे संभालेगी तुझे? कृष्णा मुस्कुरा कर कहती हैं, भाभी चिंता मत करिए, देखिएगा वही इसे अच्छे से संभालेगी। राज सरला के गले लगकर कहता है, मम्मा मेरी सोना बहुत समझदार है, आप टेंशन मत लीजिए। सरला शांत होकर कहती हैं, जानती हूँ राज, मेरी बहू बहुत समझदार है। मैं 100% श्योर हूँ कि वही तुझे यहाँ लेकर आई है, वरना तू। राज सरला से अलग होकर कहता है, मम्मा शायद आपको बुरा लगा, बट मेरा गुस्सा जायज़ था। वह कुछ नहीं बोलती। इसका यह मतलब नहीं कि मैं कुछ नहीं समझता या फिर मुझे दिखाई नहीं देता। 15 दिन में वह 15 मिनट भी ढंग से अपने मम्मी पापा से नहीं मिली। सोचिए, यदि राघु दी हमसे हर वीक आकर नहीं मिले तो हमें कैसा लगेगा? राज की बात सुनकर सरला बिल्कुल निशब्द हो जाती हैं। वहीं कृष्णा उसके गाल छूकर कहती है, राज बेटा ऐसा करो, तुम दोनों यहाँ से जल्दी निकलो। डिनर शेखर जी और सुमर जी के साथ कर लेना। मैं सेजल को फ़ोन कर दूंगी, वह और देव भी आ जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। राज हल्के से मुस्कुरा कर कहता है, नहीं आंटी, आज पॉसिबल नहीं होगा। कल दोनों को ही ड्यूटी ज्वाइन करनी है, तो टाइम से घर पहुँचना ज़रूरी है। फिर कभी देखेंगे। और इतना कहकर सरला के गले लगकर कहता है, सॉरी मम्मा, जो मैंने आपको हर्ट किया, बट जो मेरे मन में था मैंने कह दिया। इतना कहकर सरला के दोनों हाथों को चूमकर लव यू मम्मा। राज अर्जुन जी और भरत के पास जाकर कुशा के साथ खेलने लगता है। थोड़ी देर में ही शीतल सबको कॉफ़ी सर्व करती है। सब बड़े बैठकर सारे फंक्शन डिसाइड करते हैं और राज चुपचाप अपने मोबाइल में लगा सबकी बातें सुन रहा था। शाम गहरी थी। शीतल, राज, भरत, नीलिमा कुशा के साथ आज रात ही अजमेर के लिए निकल रहे थे। बाकी सब कल आने वाले थे। जगन ने सबका डिनर टेबल पर लगा दिया था। सभी बात करते हुए डिनर करते हैं। लगभग 8 बजे के करीब राज शीतल, नीलिमा, भरत के साथ अजमेर के लिए निकल जाता है। इधर भरत गाड़ी ड्राइव कर रहा था। नीलिमा उसके साथ आगे ही बैठी थी। वहीं राज शीतल कुशा को पीछे लेकर बैठे थे। कुशा शीतल की गोद में सो गई थी। राज शीतल को अपने नज़दीक करके कुशा को सीट पर सुला देता है और अपना एक हाथ शीतल की कमर में डालकर कहता है, दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़े चुपचाप बैठा था।
भरत दोनों को इस तरह खामोश देखकर कहता है, क्या हुआ राज, कोई बात है तो मुझसे कह सकता है यार। जब से फार्म हाउस आया है दोनों ही इतने चुप चुप हो। राज शांत होकर कहता है, भाई कोई बात नहीं है, सब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। और नीलिमा को देखकर कहता है, भाभी आप तो ठीक हैं। नीलिमा मुस्कुरा कर कहती है, बिल्कुल देवर जी, सच बताएं आज शीतल और आपके आने से बहुत खुश हुए। बाकी कल आपके भाई ने मुझे इपोर कर दिया। राज मुस्कुराते हुए कहता है, भाई भाभी क्या कह रही हैं, सुना आपने। भरत तिरछी नज़र से नीलिमा को देखकर गुस्से से कहता है, राज कल इन्हें कहा कि शाम को घूमने चलें तो मैडम ने जाना नहीं। तू बता मैं यहाँ सब के बीच इनके लिए क्या स्पेशल करता। राज शांत होकर कहता है, भाभी आपने भी मम्मा की वजह से। नीलिमा धीरे से कहती है, भैया मम्मा ने हमें कुछ नहीं बोला, इस बार हम कोई रिस्क नहीं ले सकते इसलिए। भरत नीलिमा का हाथ पकड़कर गंभीर स्वर में कहता है, नीलू इतना टेंशन लेकर एक एक दिन निकलोगी तो तुम पक्का अपनी तबीयत खराब कर लोगे। राज शांत होकर कहता है, भाभी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप खुश रहा करिए और इतना सोचिए मत। भरत बैग मिरर से देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, राज शीतल भी सो गई क्या। राज हंसते हुए, जी भाई। नीलिमा शरारत से कहती है, भरत आप भी ना हद करते हैं, अरे रात भर वैलेंटाइन बनाया होगा दोनों ने, तो इस समय दोनों को नींद आएगी ना। भरत हंस कर कहता है, राज इतना परेशान कर दिया तूने इसे। राज मुस्कुराते हुए कहता है, भाई प्लीज यार आप तो भाभी की भाषा मत बोलिए, और जैसा आप दोनों सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। भरत नीलिमा एक साथ हंसते हुए कहते हैं, हाँ पता है, आप अपने रिश्ते की शुरुआत शादी के बाद करेंगे। राज हैरानी से दोनों को देखकर कहता है, भाई भाभी प्लीज। भरत मुस्कुराते हुए कहता है, यार जस्ट जोकिंग, बट बहुत खुश हूँ तेरे लिए, पापा की चॉइस परफेक्ट है। राज बहुत प्यारी बच्ची है यार, कभी इसका दिल मत दुखाना। राज शीतल का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, सच भाई इस वेरी इनोसेंट। कभी कभी सोचता हूँ अगर गुस्से में कोई गलत कदम उठा लेता तो पता नहीं आज जिंदगी के किस मोड़ पर खड़ा होता, सोचकर भी कांप जाता हूँ। भरत गंभीर होकर कहता है, राज जो नहीं हुआ उसके बारे में मत सोचो, आज इतना प्यारा जीवन साथी तेरे साथ में है, बस इसे हमेशा सहेज कर रखना और दोनों खूब खुश रहो। भरत के कहते ही राज धीरे से शीतल का हाथ पकड़कर अपने होठों से लगा लेता है। भरत राज की हरकत देखकर नीलिमा को पीछे देखने का इशारा करता है। नीलिमा जैसे ही दोनों को देखती है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह शरारत से कहती है, भैया अपनी सोना को जरा अच्छे से अपनी बाहों में सुला लीजिए। राज शरारत से कहता है, भाभी बस आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं, उसके बाद पूरी रात इसे अपनी बाहों में ही रखूंगा। और इतना कहकर कुशा को अच्छे से सुलाकर शीतल को अपनी बाहों में कस लेता है। करीब 1 घंटे बाद भरत की गाड़ी अग्रवाल मेंशन पहुंचती है। राज धीरे से शीतल का गाल छूकर कहता है, सोना उठो। राज के बोलते ही शीतल एकदम से आंखें खोलकर कहती है, जी राज। राज मुस्कुरा कर उसे बाहर देखने का इशारा करता है। शीतल बाहर देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आप कुशा को गोद में ले लीजिए, हम आते हैं। राज गेट खोलकर कुशा को अपनी गोद में लेता है और अंदर की तरफ बढ़ता है। शीतल भी नीलिमा का हाथ पकड़े अंदर आती है। भरत गेट लॉक करके अंदर आता है और राज से कहता है, राज कुशा को मैं ले जाता हूँ, तुम अपने रूम में जाओ। राज मुस्कुरा कर कहता है, आप भाभी को लेकर जाइए, मैं इसे सुला दूंगा। सोना प्लीज चेंज करके सबके लिए ड्राई फ्रूट्स वाला दूध बना लेना। शीतल हल्की स्माइल से कहती है, जी राज, चेंज करके नीचे आते हैं। शीतल जल्दी से अपने कमरे में आती है। पूरा घर सुबह ही दोनों ने मिलकर क्लीन कर दिया था। शीतल रूम में आकर अपने कपड़े निकालती है कि राज उसे पीछे से बाहों में भर कर कहता है, सोना थकान हो रही है तो तुम रहने दो, मैं बना कर लाता हूँ। शीतल पीछे मुड़कर उसके माथे को छूकर शरारत से कहती है, तबीयत ठीक है सीपी साहब। राज शीतल की शरारत भरी नज़रों को देखकर कहता है, नहीं मैडम, आपके मुर्जिम का दिल बहुत बेचैन हो रहा है। उसके कंधे पर अपने होंठ रखकर उसे अपनी खूबसूरत बीवी की बाहों का सहारा चाहिए। बताओ, मुर्जिम की इल्तिजा पूरी होगी। शीतल राज के स्पर्श से कसमसाते हुए कहती है, राज छोड़िए ना हमें। राज उसको कमर से पकड़कर अपने से सटाकर कहता है, क्या हुआ सोना, करो न शरारत।
शीतल अपनी आंखें बंद करके कहती है, यदि आपने हमें 5 मिनट में नहीं छोड़ा तो हम एक वीक के लिए आपको छोड़कर मम्मा के पास चले जाएंगे। शीतल के इतना बोलते ही राज उसे छोड़ता है और उसके घूर कर देखते हुए कहता है, अपना लोअर टी शर्ट उठाकर रूम से बाहर निकल जाता है। राज शीतल के ऐसे बिहेवियर को देखकर हैरान हो जाती है। वह जल्दी से अपना लोअर टी शर्ट पहनती है और नीचे आकर सबके लिए दूध बनाकर भरत के रूम में दे आती है और 2 गिलास ट्रे में रखकर अपने रूम में आती है। लेकिन रूम में राज को न देखकर अपने आप से अभी तक रूम में नहीं आई कहाँ है। शीतल जल्दी से नीचे जाकर सभी रूम चेक करती है लेकिन राज उसे दिखाई नहीं देता। वह अपने कमरे में जाकर राज का फोन लगाती है। इधर राज टेरेस पर आकर झूले पर अपनी आंखें बंद कर स्मोक कर रहा था। फोन के बजते ही अपने पास रखा मोबाइल उठाकर देखता है और शीतल का नंबर देखकर तुरंत फोन काट देता है। शीतल बेचैन होकर कहती है, फोन काट दिया हमारा, नीचे नहीं है, गार्डन में भी नहीं हो सकते, मेन गेट लॉक है, इसका मतलब टेरेस। वह जल्दी से रूम से निकलकर टेरेस की तरफ आती है और देखती है राज झूले पर बैठा स्मोक कर रहा था। राज को देखकर शीतल की आंखों में नमी आ जाती है। वह राज के पास जाकर नम स्वर में कहती है, ऐसा क्या कह दिया हमने जो आपको इस नशे की ज़रूरत पड़ गई। राज गंभीर होकर कहता है, सोना टेंशन मत लो, एक वीक नहीं। मैं शीतल का चेहरा को छूकर कहता है, राज आपको सुबह 8 बजे ड्यूटी जाना है, 11 बजने वाले हैं, आप टाइम से सो जाइए प्लीज़। राज शीतल की ओर देखकर कहता है, दूध पिया तुमने। शीतल सामने इशारा करके कहती है, वहाँ देखिए। राज टेबल की ओर देखता है और शीतल को अपनी गोद में उठाकर काउच पर बिठाता है। दोनों अपना दूध फिनिश करके फ्रेश होते हैं और बेड पर आकर लेट जाते हैं। राज शीतल को बिल्कुल अपने से सटाकर उसकी कमर में हाथ डालकर शीतल की गर्दन में अपना चेहरा छुपाए आंखें बंद कर लेता है। इस समय भी राज की धड़कन की रफ्तार तेज थी। थोड़ी देर बाद दोनों ही एक दूसरे में लिपटे गहरी नींद में चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह शीतल अपने रूटीन के हिसाब से उठकर पूजा करके किचन में नाश्ते व लंच की तैयारी कर रही थी। थोड़ी देर राज भी फ्रेश होकर किचन में आता है और शीतल को पीछे से बाहों में भर कर कहता है, सोना 2 मिनट के लिए सब छोड़कर मेरे गले लग जाओ। शीतल मुस्कुराते हुए राज को देखती है और उसके सीने से लगकर उसे कसकर पकड़ लेती है। इधर भरत कुसा के लिए दूध लेने किचन में आता है कि राज शीतल को एक दूसरे की बाहों में देखकर उसके कदम एकदम से वहीं रुक जाते हैं। वह तुरंत पीछे होकर मुस्कुराते हुए हॉल में जाकर बैठ जाता है। 5 मिनट बाद राज शीतल से अलग होकर कहता है, सोना आप बताओ क्या हेल्प करूं तुम्हारी। शीतल मुस्कुराते हुए कहती है, आप बस कुशा का दूध ले जाइए, बाकी हम आपकी चाय लेकर आ रहे हैं। राज जल्दी से दूध का गिलास लेकर बाहर आता है और भरत को हॉल में देखकर हल्की स्माइल से कहता है, गुड मॉर्निंग ब्रो, आप नीचे कब आए। भरत मुस्कुराते हुए राज की ओर देखता है। राज भरत को देखते हुए कहता है, क्या हुआ, ऐसे मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो। भरत खड़े होकर शरारत से कहते हैं, कुछ नहीं, ला कुशा का दूध मुझे दे और तू अपनी सोना के साथ किचन में हेल्प कर। और इतना कहकर राज के हाथ से दूध का गिलास लेकर सीढ़ियाँ चढ़ता है और पलटकर मुस्कुराते हुए कहता है, राज शादी के बाद पहली बार ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है, थोड़ा कस के गले लगाना अपनी सोना को, क्योंकि तुझे पूरे दिन की एनर्जी चाहिए। इतना कहकर उसकी तरफ आई विंक करके हंसता हुआ ऊपर चढ़ जाता है। भरत की बात से राज मुस्कुरा कर कहता है, भाई एनर्जी सुबह सुबह ही मिल गई, बाकी की जाते वक्त रूम में ले लूँगा। आप अपनी एनर्जी लेकर जल्दी से नीचे आओ, फिर साथ में चाय पीते हैं। भरत राज की ओर देखता है और दोनों खिलखिलाकर हंस देते हैं। इतने में ही शीतल बाहर आकर कहती है, क्या हुआ आप किसे देखकर हंसे। राज पीछे मुड़कर शीतल को कंधे से पकड़कर कहता है, कुछ नहीं स्वीटहार्ट, चलो आओ चाय पीते हैं। शीतल अपनी आंखें बड़ी कह के कहती हैं, सुबह सुबह ही शरारत हो रही है आपकी। राज शीतल के करीब होकर कहता है, शरारतें तो रूम में जाकर ही करूँगा, अभी चुपचाप बैठो और चाय पियो। इतना कहकर उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर अपने नज़दीक बिठा लेता है। दोनों जल्दी से चाय पीते हैं। कुछ देर में ही राजू भी आ जाता है। शीतल किचन में जाकर जल्दी से कुशा का लंच बॉक्स पैक करती है। राज शीतल का हाथ पकड़कर कहता है, सोना यह सब छोड़ो,
राजू देख लेगा, तुम 2 मिनट के लिए मेरे साथ आओ। इतना कहकर उसे अपने साथ ले जाता है और रूम में आकर गंभीर लहजे में कहता है, सोना 11 बजे मैं स्कूल के बाहर तुम्हारा वेट करूँगा। आज हाफ डे के लिए ले लेना। शीतल राज का चेहरा अपनी हथेलियों में भर कर कहती है, जरूरी है हमारा मिलना, छोड़िए ना। उनके किए की सजा उन्हें मिल गई। राज गुस्से से कहता है, सोना उसने जो खेल राज अग्रवाल के साथ खेला है तो उससे एक बार मिलना बनता है, और इसमें मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए, समझी। जो मैंने तुमसे कहा है तुम वो करोगी, मेरे साथ चलोगी, इट्स मीन चलोगी, नो मोर आर्गुमेंट। शीतल राज को इतने गुस्से में देखकर कहती है, आप शांत रहिए, हाफ डे ले लेंगे, पर आप हमसे प्रॉमिस कीजिए कि गुस्से में कोई गलत काम नहीं करेंगे। राज खड़े होकर गुस्से से कहता है, सोना पता है मुझे क्या करना है, 7 बज गए हैं, मैं रेडी होकर नीचे आ रहा हूँ, सिर्फ ब्रेकफास्ट करके निकलूँगा, लंच 3 बजे घर आकर ही करूँगा, आज तुम्हें भाई छोड़ देंगे। शीतल उठकर कहती है, जी आप रेडी होकर आइए, हम आपका ब्रेकफास्ट लगाते हैं। इतना कहकर नीचे चली जाती है। नीलमा भी कुशा को रेडी करके नीचे ले आई थी, उसे ब्रेकफास्ट करा रही थी। राज चुपचाप न्यूज़पेपर रीड करता हुआ अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। कुशा की स्कूल बस आ गई थी तो भरत ने उसे छोड़ दिया था। शीतल भी बैठी अपना नाश्ता कर रही थी। वो जैसे ही उठकर किचन में जाने को होती है कि राज उसका हाथ पकड़कर कहता है, सोना 2 मिनट रूम में आओ। इतना कहकर ऊपर चला जाता है। शीतल जल्दी से बर्तन रखकर राज के पास आती है। राज मिरर के आगे खड़ा होकर अपने बालों को सेट कर रहा था। शीतल उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर प्यार से कहती है, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। राज मिरर से शीतल को देखकर हल्की मुस्कान लेकर कहता है, सोना तुम्हारा असर हो रहा है, 15 दिन में खूबसूरती के साए में सो जो रहा हूँ, असर तो आएगा ना। शीतल मुस्कुरा कर कहती है, आजकल बहुत बातें बनाते हैं आप। इतना कहकर उसके सामने आती है और उसकी शर्ट के बटन लगाकर उसका बेल्ट बांधती है। राज शीतल को कमर से पकड़कर अपने करीब करके उसके दोनों गालों को बारी बारी से चूम कर कहता है, लव यू सोना, 11 बजे आता हूँ, आज शाम को साथ में ड्राइविंग सीखने चलेंगे। इतना कहकर एक बार फिर उसके गालों को चूमकर मदहोशी से कहता है, सोना मुझे मेरी फेवरेट जगह छूना है। इतना कहकर उसकी साड़ी का पल्लू हटाता है और उसके ब्लाउज को आगे से हल्का सा नीचे करता है और अपने होठों को उसके टैटू पर रख देता है। राज के छूते ही शीतल की आंखें बंद हो जाती हैं। राज उसके टैटू को चूमते हुए अपने दांतों से दबा लेता है, जिससे शीतल की आह निकल जाती है। राज शीतल को अपनी गहरी नज़रों से देखकर उसकी कमर पर दबाव बनाते हुए उसकी आंखों को चूमकर एक बार फिर उसके टैटू को चूमना शुरू करता है। शीतल रजते हुए कहती है, प्लीज़ राज, हम बेचैन हो रहे हैं। राज जल्दी से उसे गले लगाकर कहता है, लव यू सोना, ध्यान से जाना। इतना कहकर एक बार फिर उसके माथे को अपने होठों से छूकर उसका हाथ पकड़े नीचे आता है और भरत नीलमा के पैर छूकर शीतल को साथ लिए बाहर निकल जाता है। शीतल जल्दी से राज के साथ गाड़ी तक आती है। राज गाड़ी में बैठता है। शीतल इधर उधर देखती है, पर जल्दी से राज के होठों के पास अपने होठ से छूकर भावुक होते हुए कहती है, मिस यू। राज शीतल को भावुक होते हुए देखकर उसे अपनी बाहों में लेकर मुस्कुराते हुए कहता है, सोना अब तो हमारा यह रोज का रूटीन है यार, उदास क्यों होती हो। चलो जल्दी से मुस्कुराओ, नहीं तो मेरा पहला दिन ही मन नहीं लगेगा। शीतल गाड़ी का गेट बंद कर हल्की स्माइल से उसे देखती है और अपना हाथ हिलाती है। राज मुस्कुराकर शीतल को देखता है और गाड़ी स्टार्ट कर निकल जाता है। राज में लगभग 20 मिनट बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। उसने थाने में पहुंचते ही सारा स्टाफ खड़ा होकर उसे विश करता है। पांडे जल्दी से उसके लिए कांस्टेबल से कहकर कॉफ़ी मंगाता है। राज अपनी चेयर पर बैठकर गंभीर रूप में कहता है, थैंक यू पांडे अहमद, जो तुमने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, फिर भी थैंक यू सो मच। पांडे अहमद दोनों अपने हाथ जोड़कर कहते हैं, सर थैंक यू बोलकर आप हमें शर्मिंदा मत कर रहे हैं, जबकि आप अच्छे से जानते हैं यह हमारा फर्ज है। राज हल्की स्माइल से, पांडे आज अपने दुश्मनों से मिलने जाऊंगा, एक बार देखना चाहता हूँ जेल में कैसे जिंदगी कट रही है। ये थोड़ी भी तकलीफ हो रही होगी तो फिर मैं उसका पूरा इंतजाम कर दूंगा। अहमद गंभीर होकर कहता है, सर छोड़िए ना,
उन्हें तो वैसे भी उम्र कैद की सजा हो गई है। राज बीच में ही कहता है, अहमद राज अग्रवाल को उनकी उम्र कैद की सजा मंजूर नहीं। मेरा बस चलता तो मैं उन्हें सिर्फ मौत की सजा देता। इतना कहकर अपनी फाइल खोलकर कहता है, पांडे मुझे आधे घंटे में पिछले 15 दिनों की सारी फाइलों की डिटेल चाहिए। पांडे सर झुकाकर कहता है, जी सर, अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर राज के केबिन से बाहर निकल जाता है। रात 2 घंटे तक कंटिन्यू अपनी सीट पर बैठा सारी फाइलों की डिटेल चेक करके रस्तोगी से बात करता हुआ गंभीर स्वर में कहता है, सर आई नीड योर परमिशन। आई वांट टू मीट अन्नू एंड भाटिया। रस्तोगी शांत होकर कहता है, बट वाई राज, उन्हें सजा मिल चुकी है। राज गंभीर होकर कहता है, सर मैं कानून के खिलाफ कुछ नहीं करूँगा, बस एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, देव और मेरी वाइफ मेरे साथ होंगी। रस्तोगी आदेशात्मक लहजे में कहते हैं, ओके राज, सिर्फ 15 मिनट का समय दूंगा, ध्यान रखना। राज हल्की स्माइल से कहता है, श्योर सर, 15 मिनट काफ़ी है मेरे लिए, थैंक यू सो मच। रस्तोगी गंभीर होकर कहता है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना राज, और 1 बजे मेरे साथ तुम्हें और देव को किशनगढ़ चौकी चलना है, तो टाइम का ध्यान रखना, इमरजेंसी है, शायद रात को लेट भी हो सकता है। राज शांत होकर कहता है, जी सर। इतना कहकर फ़ोन रखता है और सामने घड़ी में देखकर देव को फ़ोन लगाकर, कहाँ है तू? देव मुस्कुरा कर कहता है, कहाँ जाऊँगा यार, ड्यूटी टाइम में। गंभीर लहजे में कहता है, रात ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? राज शांत होकर कहता है, नहीं यार, सब ठीक है। इतने दिनों बाद फिर से ड्यूटी ज्वाइन करके बहुत रिलैक्स लग रहा है। देव, मैंने सर से परमिशन ले ली है, तू सीधा पहुंच जाना, मैं सोना को लेकर आता हूँ। देव शांत होकर कहता है, राज शीतल का उस जगह जाना। राज गंभीर होकर कहता है, जरूरी है, एक बार उसे अनु से मिलवाना जरूरी है। चल तू पहुँच, मैं सीधा उसके साथ स्कूल निकल रहा हूँ। इतना कहकर फ़ोन रखता है और अहमद पांडे को बोलकर अपनी गाड़ी की चाबी लेकर शीतल के स्कूल के लिए निकल जाता है। इधर शीतल राज का मैसेज आने के बाद अपना बैग लेकर बाहर की ओर निकलती है कि सामने से आते करण से टकरा जाती है। उसी पल राज की गाड़ी गेट पर आकर रुकती है। करण एकदम से शीतल को अपनी बाहों में थाम लेता है कि राज की नज़रें दोनों पर पड़ती हैं। शीतल जल्दी से करण से अलग होकर कहती है, सॉरी करण जी, वो हमने आपको नहीं देखा। करण मुस्कुरा कर कहता है, मैं माँ तो सुबह सुबह ही मेरी लॉटरी लग गई। शीतल मुस्कुरा कर कहती है, क्या करण जी, आप भी ना? करण कहता है, वैसे आप इतनी जल्दी में कहाँ? शीतल हल्की स्माइल से कहती है, वो आज हाफ डे में घर जा रहे हैं, अब कुछ काम अर्जेंट है, ये हमें लेने आते ही होंगे। इतना कहते ही उसकी नज़र सामने गेट पर गाड़ी में बैठे राज पर पड़ती है। राज की आंखों में गुस्सा देखकर शीतल जल्दी से कहती है, करण जी, हम चलते हैं, वह बाहर हमारा गेट पर वेट कर रहे हैं। इतना कहकर बिना करण की बात सुने बाहर की ओर दौड़ती है और गाड़ी का गेट खोलकर राज के पास आकर बैठ जाती है। शीतल के बैठते ही राज गाड़ी स्टार्ट कर देता है। शीतल राज को इतने गुस्से में देखकर कहती है, वो हम। राज घूर कर शीतल को देखता है और अपना सनग्लास पहनकर गंभीर स्वर में कहता है, मैंने कुछ पूछा नहीं तुमसे, इसलिए एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरी आंखों ने देखा वह बहुत है, इसलिए मुंह बंद करके चुपचाप बैठो। राज की बातों से शीतल की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। राज गुस्से से कहता है, मना किया है मैंने, अपनी आंखों में आंसू मत लाया करो, मुझे तकलीफ होती है। एक स्टॉप से फेशियल वाइप्स उठाकर शीतल को देते हुए कहता है, चेहरा साफ करो अपना, अभी तो मैंने कुछ कहा नहीं, जब तुम्हारी आंखों में आंसू है। एक नज़र उस पर डालकर कहता है, सोना, रात को बेडरूम में मेरे सवालों के जवाब देने को तैयार रहना। इतना कहकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद राज की गाड़ी अजमेर की सेंट्रल जेल के बाहर रुकती है। राज गाड़ी साइड में लगाता है। शीतल चुपचाप बाहर आती है। राज एक नज़र उसकी ओर देखकर उसका हाथ पकड़ता है और अंदर बढ़ते हुए गंभीर स्वर में कहता है, अपने को नॉर्मल रखना। इतने में ही उसकी नज़र अपने सामने रस्तोगी से बात करते देव पर पड़ती है। वह शीतल को लेकर उस ओर बढ़ता है और जाकर रस्तोगी सर से मिलता है। देव शीतल को देखकर मुस्कुराते हुए कहते उसे साइड हक करके कहता है, गुड मॉर्निंग साली साहिबा। शीतल हल्की स्माइल से कहती है, गुड मॉर्निंग जीजू, कैसे हैं आप? देव हंसते हुए कहता है, एकदम फिट,
तुम सुनाओ, कैसी चल रही है अपने सड़ू के साथ लाइफ? शीतल राज को एक नज़र देखकर धीरे से कहती है, जीजू बहुत अच्छी। शीतल की बात सुनकर राज उसकी ओर देखता है कि शीतल की नज़रें भी राज की नज़रों से उलझ जाती हैं। राज शीतल को एक नज़र देख कर कहता है, देव चलें? देव रस्तोगी सर की ओर देखता है। रस्तोगी उसे जाने का इशारा करते हैं। देव शांत स्वर में कहता है, राज शीतल को लेकर आ जा। इतना कहकर जेलर आशीष नेहरा को लेकर आगे बढ़ता है। राज शीतल का हाथ पकड़कर देव के पीछे चल देता है। जेलर देव के साथ अनीता के बैरक में जाकर कहता है, मिस रीमा भाटिया बाहर आओ। अनीता जेलर के साथ देव को देखती है और खड़े होकर चुपचाप बाहर आती है कि उसकी नज़र सामने से आते राज पर पड़ती है। राज को शीतल का हाथ पकड़कर आते देखकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वह मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। जेलर देव को देखकर कहता है, देव सर आप बात करिए, मैं बाहर ही हूँ। इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है। इतने में ही राज देव के पास आता है। उसकी नज़र जैसे ही अनीता पर पड़ती है, उसका चेहरा गुस्से से दहक उठता है। वह अपने दांतों को पीसकर गुस्से से कहता है, क्या हुआ अनु? मुझे जिंदा देखकर मुंह फेर लिया। इतना बड़ा कांड किया है, नज़र तो मिलाओ मुझसे। आफ्टर ऑल तुम्हारा प्यार हूँ मैं। राज के इतना बोलते ही शीतल की आंखों में नमी आ जाती है। राज शीतल को ऐसे बेचैन देखता है तो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने से सटाकर गुस्से से कहता है, अन्नू सॉरी सॉरी, किस नाम से बुलाऊं? रीमा भाटिया? अनीता जोर से चिल्लाकर कहता है, जवाब दो मुझे, क्यों मेरी जिंदगी के साथ खेला क्यों? अनीता सुबकते हुए कहती है, प्लीज राज जाओ यहाँ से। राज शीतल को छोड़कर गुस्से से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ता है और अपनी साइड घुमाकर उसके मुंह पर एक जोरदार चाटा लगाकर अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, क्यों खेला मेरे परिवार के साथ इतना घिनौना खेल? मेरे दादू दादी को तुम्हारे बाप ने मार डाला। मेरी बुआ की जिंदगी बर्बाद करके चैन नहीं मिला था, जो मुझे भी घसीटा। तुम सब ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे मारने की। मर जाता उस दिन, लेकिन मेरी बीवी की प्रार्थनाओं ने मुझे बचा लिया। यह उसका सच्चा प्यार था अन्नू मेरे लिए। राज के हाथ अनीता के गर्दन पर पहुंच जाते हैं। वो गुस्से से कांपते हुए कहता है, मैंने कहाँ कमी रखी थी अनु, जो तुम्हारे हाथ मुझे जान से मारने के लिए उठ गई? जवाब दो मुझे। देवराज को इतने गुस्से में देखकर उसे पीछे करते हुए गुस्से से कहता है, राज छोड़ इसे, अपने गुस्से पे कंट्रोल रख। यही सब करने के लिए तुझे यहाँ लाया था क्या? राज को इतने गुस्से में देखकर शीतल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए कहती है, राज उस इतना गुस्सा ठीक नहीं है आपके लिए, प्लीज शांत रहिए। राज पीछे मुड़कर शीतल को ऐसे रोते देखता है तो उसे खींचकर अपने गले लगाकर बेचैन होकर कहता है, चुप हो जाओ सोना, जब तक तुम मेरे साथ हो कुछ नहीं होगा तुम्हारे राज को। और अनीता को घूरकर गुस्से से कहता है, देखो अनु, यह है मेरा प्यार। 1 साल तुम्हारे साथ रहा लेकिन कुछ फील नहीं हुआ, कभी छुआ तक नहीं तुम्हें। तुम्हारा हाथ पकड़ना भी कभी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इसके 1 महीने के साथ नहीं। राज अग्रवाल को पूरा बदल दिया। अपनी जान से बढ़कर चाहता हूँ इसे, बहुत प्यार करता हूँ। अनीता अपने मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए कहती है, राज तुम शीतल को ही डिजर्व करते हो। मैं तो अपने चाचा चाची के बहकावे में आकर पूरी बर्बाद हो गई। राज शुरू से जो बीज उन्होंने मेरे मन में बोया था, तो तुम ही बताओ वहाँ कहाँ कैसे प्यार पनपता। उन्होंने तो बचपन से ही एक बात मेरे दिमाग में डाली थी कि तुम्हारे पापा ने मेरे मम्मी पापा को मारा, हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा बिजनेस। मेरे अंदर हमेशा बदले की भावना पैदा की, मेरा पूरा ब्रेन वॉश कर दिया राज। और उस दिन मैंने तुम्हारी जान लेने की। इतना कहकर वह नीचे बैठकर रोने लगती है। अनीता के रोते हुए हिचकी बंधने लगती है। शीतल राज की ओर नम आंखों से देखती है, लेकिन राज की आंखों में गुस्सा देखकर उसकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती। राज गुस्से से कहता है, बंद करो अपना तमाशा, अब इन नकली आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। बहुत इमोशनल हुआ हूँ आज तक, बट अब नहीं। अनीता रोते हुए कहती है, प्लीज राज शीतल को लेकर जाओ यहाँ से। राज गुस्से से उसका मुंह पकड़कर कहता है, अपनी गंदी जुबान से दोबारा मेरी बीवी का नाम भी मत लेना, वरना जबान खींच लूँगा तुम्हारी। समझ में नहीं आया कि अब तक जिंदा कैसे हो? ये आज मेरे तन पर
यही खाकी वर्दी नहीं होती न तो यही जान ले से मार देता तुम्हें। तुम्हारे गुनाहों की सजा उम्र कैद नहीं, मौत है मौत। अनीता रोते हुए कहती है, तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद जब चाची चाचा को बात करते हुए सुना तो से तब से भगवान से अपने मरने की दुआ मांग रहे हैं, वह जल्दी से हमारी सांसें रोक दे। देव रे राज के कंधे पर हाथ रख कर कहता है, राज चल यहाँ से। और शीतल को देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज। राज एक नज़र शीतल पर डालकर गंभीर होकर कहता है, सोना मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम इस लड़की से जो कुछ भी मेरे बारे में पूछना चाहती हो पूछ सकती हो। शीतल राज का हाथ पकड़कर कहती है, राज हमारा प्यार किसी अग्नि परीक्षा का मोहताज नहीं है। अपने आप से ज़्यादा भरोसा है आप पर। आपका फर्स्ट क्या पास्ट क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम तो सगाई के दूसरे दिन से ही सब कुछ जानते थे ना। फिर आज आप यहाँ सारी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारा प्यार, आप हमारे साथ हैं, सबसे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। चलिए यहाँ से, आइए जीजू। इतना कहकर एक नज़र अनीता पर डालकर राज का हाथ पकड़कर आगे बढ़ती है। अनीता राज शीतल को एक साथ देखकर रोते हुए कहती है, बहुत गलत किया राज, अपने प्यार को अपने हाथों से ही मार डाला। अब भगवान से एक ही प्रार्थना करेंगे कि अगले जन्म में मुझे तुम्हारा साथ तुम्हारा प्यार। राज गुस्से से पीछे मुड़कर अनीता का हाथ पकड़कर अपने दांतों को पीस कर कहता है, मेरे सातों जन्म पर सिर्फ और सिर्फ मेरी सोना का अधिकार है, तुम्हारी जैसी घटिया और गिरी हुई बदचलन लड़की का नहीं। समझी? यदि एक साल में कभी भी मुझे सच्चे दिल से चाहा था तो सिर्फ प्रायश्चित करना, अपनी हर दुआ में सिर्फ एक ही चीज़ मांगना कि हर जन्म में शीतल ही राज की जीवन संगिनी बने। चलता हूँ, उम्र कैद की सज़ा मुबारक हो अनु। अब रोज़ मरो तिल तिल करके। इतना कहकर उसका हाथ झटकता है और शीतल का हाथ पकड़कर बाहर निकल जाता है और सीधा अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। देव रस्तोगी से मिलकर पानी की बोतल लेकर राज के आगे करके कहते हैं, शांत हो जा और थोड़ा सा पानी पी। राज देव के हाथों से पानी की बोतल लेता है और शीतल के मुंह से लगाकर कहता है, सोना पानी पियो। शीतल चुपचाप राज को देखती है और पानी पीकर राज की ओर बोतल बढ़ाती है। देव गंभीर स्वर में कहता है, तू ठीक है ना? राज कहता है, मैं ठीक हूँ, पहले सोना को घर छोड़ता हूँ। रस्तोगी सर ने कहा है किशनगढ़ चलना है। शीतल अधीर होकर कहती है, आज ही जाना जरूरी है क्या आपका? राज शीतल को एक नज़र देकर कहता है, ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, अब सब काम करने पड़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक हूँ मैं। देव शीतल के कंधे पर हाथ रख कर कहता है, सीतू मैं राज के साथ हूँ तो तुम टेंशन मत करना। राज तू शीतल को घर ड्रॉप करके लंच कर, जितने में थाने जाकर आता हूँ, फिर साथ में एक ही गाड़ी में चलेंगे। राज धीरे से कहता है, चल ठीक है, टाइम का ध्यान रखना, नहीं तो पहले दिन ही यह खड़ूस मेरी वाट लगा देगा। देव मुस्कुरा कर कहता है, डोंट वेरी, टाइम से आऊँगा। इतना कहकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। इधर आज भी शीतल को लेकर घर के लिए निकल जाता है। राज खामोशी से गाड़ी चला रहा था, उसकी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी। शीतल उसे इस तरह बेचैन देखकर राज के गेट पर रखे हाथ पर अपना हाथ रख लेती है। राज तिरछी नज़र उस पर डालता है और शांत होकर कहता है, घर जाकर लंच करके रेस्ट करना। शीतल नम स्वर में कहती है, लंच करने का क्या मतलब, आप नहीं करेंगे? राज गंभीर लहजे में कहता है, भूख नहीं है सोना मुझे। शीतल रोते हुए कहती है, क्यों बेवजह अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं राज, प्लीज़ अब इस किस्से को यहीं ख़त्म करिए प्लीज़। राज गंभीर स्वर में कहता है, प्रॉमिस करता हूँ सोना, अब कभी मेरी जुबान पर अन्नू का नाम नहीं आएगा। शीतल को एक नज़र देकर उसका हाथ पकड़ कर कहता है, सोना पेरेंट्स की गलत परवरिश का नतीजा देखो, आज एक लड़की को कहाँ लाकर बिठा दिया। कांपती आवाज़ में कहता है, थैंक गॉड मेरी परवरिश ने मुझे बचा लिया, जो मैंने अपनी फैमिली को चुना, नहीं तो आज मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाता, सब कुछ। राज की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। शीतल राज को इतना व्याकुल देखकर नम स्वर में कहती है, प्लीज़ राज, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप चुप हो जाइए, इतना मत सोचिए। अक्षत अंकल ने अभी माइंड पर इतना स्ट्रेस लेने से मना किया है, प्लीज़ अपनी सोना की बात मान लीजिए। राज शीतल के हाथों को पकड़कर चूमते हुए हल्की स्माइल से कहता है, अपनी सोना के लिए तो राज हंसते हंसते अपनी जान भी
शीतल एकदम से राज के मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए कहती है, राज प्लीज, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। कुछ भी गलत शब्द मत निकालिए अपने मुंह से। राज उसका हाथ पकड़कर एक नज़र उस पर डालता है और चुपचाप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। पूरे रास्ते शीतल राज का हाथ थामे बैठी थी। थोड़ी देर में ही राज की गाड़ी घर के बाहर रुकती है। दोनों अंदर आते हैं और जैसे हॉल में अंतर करते हैं, सबकी निगाहें दोनों पर पड़ती हैं। अनिकेत, सरला नानी नीलिमा के साथ हॉल में बैठे थे। अनिकेत हैरानी से कहते हैं, राज, शीतल तुम्हारे साथ, और तुम पहले दिन ही इतनी जल्दी। राज आकर अनिकेत के पास बैठता है और शीतल से कहता है, तुम जाकर चेंज करो, मैं अभी आता हूँ। पापा सोना देव के साथ सेंट्रल जेल गया था, इन्हें घर छोड़ने के लिए आया हूँ। अभी वापस 1 बजे देव के साथ किशनगढ़ जाना है, शायद रात को लेट हो जाएगा, तो प्लीज़ आप सब डिनर पर मेरा वेट मत करना। सरला व्याकुल होकर कहती है, राज तू ठीक है बेटा, और आज ही टूर पर जाना जरूरी है। राज सरला को देखकर कहता है, मम्मा टेंशन मत लीजिए, ठीक हूँ मैं। आपका बेटा अपनी सोना के लिए मौत को भी मात देकर आ गया, तो आज उस लड़की से मिलकर क्यों कमज़ोर पड़ेगा। और हल्की स्माइल लेकर कहता है, मम्मा ड्यूटी ज्वाइन की है तो काम तो करना पड़ेगा। अनिकेत मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल बेटा, चलो आओ नीचे जाकर लंच करते हैं, फिर मुझे निकलना भी है। दोनों नीचे आते हैं। सरला ने राजू को बोलकर दोनों का लंच टेबल पर लगवा दिया था। शीतल राज को बैठने का इशारा करके किचन की तरफ बढ़ती है कि सरला शीतल को आवाज़ देकर कहती हैं, शीतल रुको, दोनों का लंच टेबल पर लगा हुआ है, पहले राज के साथ खाना खाओ, उसके बाद कुछ काम करना। शीतल राज की तरफ एक नज़र डालकर कहती है, माँ ओ हम आप सबके साथ लंच कर लेंगे। सरला उसके पास आकर कहती है, शीतल अभी इतनी जल्दी कोई नहीं खाएगा, नीलिमा ने अभी अभी जूस पिया है और हम सब ने भी लेट नाश्ता किया था, इसलिए तुम दोनों खाओ। शीतल चेयर पर बैठकर कहती है, जी माँ। इतना कहकर राज की प्लेट में खाना सर्व करती है। राज जल्दी से शीतल को पहली बाइट खिलाता है और जैसे ही खुद खाने को होता है कि शीतल उसका हाथ पकड़कर अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है। अनिकेत दोनों को देखकर चुपचाप इशारे से सरला को देखने को बोलते हैं। उन दोनों को इतना प्यार में खाना खाते देखकर सरला के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। दोनों अपना लंच फिनिश करते हैं। उसके बाद शीतल किचन में चली जाती है और राज अनिकेत और सरला के बीच आकर उनके कंधे पर सर रखकर बैठ जाता है। शीतल अपना किचन का काम खत्म करके जैसे ही बाहर आकर राज को देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद ही देव के साथ राज किशनगढ़ के लिए निकल जाता है। देवराज को छोड़कर मित्तल मेंशन पहुंचता है। दीवान जी हॉल में बैठे देव का इंतजार कर रहे थे। देव अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाकर अंदर आता है तो देखता है उसके मम्मी पापा सेजल का इंतजार कर रहे हैं। देव दीवान जी के पास बैठकर हल्की स्माइल से कहता है, क्या बात है, आज इतनी बेसब्री से मेरा इंतजार हो रहा है। सेजल देव को देखकर उठते हुए कहती है, देव प्लीज पहले आप जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आइए, फिर आराम से बातें करना। देव हंसते हुए कहता है, सेज यार 2 मिनट तो पापा के पास बैठने दो। और इतना कहकर दीवान जी के कंधे पर सर टिकाकर बैठ जाता है और धीरे से कहता है, लव यू पापा। दीवान जी देव के बालों में अंगुलियां फिराकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, लव यू टू मच माय चाइल्ड। एक बार फिर से वर्कलोड बढ़ने वाला है तुम्हारा, एक साथ 3 शादियों की जिम्मेदारी। देव दीवान जी का हाथ पकड़कर कहता है, डोंट वरी पापा, इस बार सेज मेरे साथ है, फिर जीजू और सौर भी हैं, सब आराम से हो जाएगा। कृष्णा मुस्कुराते हुए कहती हैं, देव बेटा अपने पापा से बाद में बातें करना, जा पहले फ्रेश होकर आ, टाइम ज़्यादा हो रहा है। भाई साहब और भाभी भी डिनर के लिए बैठे हैं। देव उठते हुए कहता है, मम्मा बस 2 मिनट में आया। इतना कहकर डाइनिंग पर डिनर लगाती शीतल की तरफ देखता है और फ्लाइंग किस देकर अपने कमरे में चला जाता है। देव की हरकत से सेजल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इतने में ही निशु अंजलि नीचे आकर टेबल पर बैठकर एक टब सेजल को देखते हैं और शरारत से कहते हैं, भाभी भाई आ गए क्या। सेजल जल्दी से कहती है, हाँ भैया, बस अभी ऊपर अपने रूम में गए हैं, फ्रेश होकर आ ही रहे हैं। निशांत हंसते हुए कहता है, तो तभी आपके चेहरे पर रौनक है।
वैसे भाभी, भाई ने ऐसा क्या किया जो आप अकेले अकेले मुस्कुरा रही हैं? अंजलि सेजल का चेहरा ऊपर करके शरारत से कहती है, भाभी जल्दी बताओ ना, जरा भाई ने आपके साथ क्या किया? सेजल दोनों का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहती है, वही किया अंजू, जो विनोद जी आपके साथ करते हैं, और भैया शायद अभी आप रोशनी के साथ करके आ रहे हैं। सेजल की बात सुनकर दोनों एक साथ कहते हैं, भाभी आप भी ना भाई के साथ रहकर उनके जैसे हो गए। सेजल हंसते हुए कहती है, क्या हुआ देवर जी, हमने कहा तो भाई के जैसे, और आप जो हमसे शरारत कर रहे हैं वो सब। इतने में ही देव उनके पास बैठकर कहता है, बड़ी मम्मी पापा आइए सब। दोनों को देखकर कहता है, ओ नौटंकी, मेरी बीवी को क्यों परेशान कर रहे हो? जो पूछना हो मुझसे पूछो। निशांत सेजल को देखकर शरारत से कहता है, भाई भाभी बता ही नहीं रही, हम तो भाभी से पूछ रहे हैं कि उनके चेहरे पर इसकी मुस्कान मुस्कान क्यों है? ऐसा क्या किया था आपने अभी? देव सेजल को देखकर शरारती अंदाज में कहता है, यार निशु क्या करें, बड़े बैठे थे तो फ्लाइंग किस से ही काम चलाना पड़ा, अपनी जान को गले भी नहीं लगा पाया। देव की बात दीवान जी के कान में पड़ जाती है। वह मुस्कुराकर कृष्णा की तरफ देखते हैं और चुपचाप आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। निशु अंजलि देव के बोलने से ही हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। इतने में ही दीवान जी हंसते हुए कहते हैं, बरखुरदार एक आइडिया दूं? अपनी जान को घर पहुंचने में 5 मिनट पहले फ़ोन कर दिया करो, जिससे वह अपने रूम में रहे तो फ्लाइंग किस से काम नहीं चलाना पड़ेगा तुम्हें। दीवान जी की बात सुनकर सेजल शर्मा कर किचन में चली जाती है। वहीं तीनों बच्चे एक दूसरे को हैरानी से देखकर दीवान जी की तरफ मुड़ जाते हैं। कृष्णा नाराजगी से कहती हैं, आप कभी नहीं सुधरेंगे, 24 घंटे उल्टी सीधी बातें करते हैं। देखिए तो जरा, मेरी बच्ची आपके कहने से कैसे शर्मा गई। निशांत देव के गले में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए कहता है, मम्मा पापा को क्यों डांट रहे हो यार, पापा ने तो कितना अच्छा आइडिया दिया है, क्यों भाई? देव शरारत से कहता है, नीनू निशु पापा का आइडिया मेरे काम आ ही आएगा, क्योंकि रोशनी को तो हमेशा तेरे साथ हो रहेगी। क्यों मम्मा? कृष्णा मुस्कुराते हुए कहती हैं, सभी एक से बढ़कर एक बेशर्म हो गए हो, अब चुपचाप होकर बैठो, बड़े पापा आ रहे हैं। अंजलि धीरे से कहती है, चाची यह कौन से कम हैं, अपने रूम में मम्मा को कभी अकेले नहीं छोड़ते। अंजलि की बात सुनकर देव निशांत के चेहरे पर हंसी आ जाती है। वहीं कृष्णा उनके कान पकड़कर कहती है, शैतान की नानी, अपनी मम्मी पापा को तो छोड़ दे। इतने में ही मनोहर मीना भी आ जाते हैं। सेजल रमेश के साथ सारा खाना टेबल पर लगाती है। देव सेजल का हाथ पकड़कर कहता है, सेज आप भी बैठ जाइए, रमेश तुम भी खाना खाओ। रमेश मुस्कुराते हुए कहता है, जी भैया। सेजल देव के पास आकर बैठती है। सब अपने अपने प्लेट में खाना लेते हैं। देव सेजल को अपनी प्लेट से एक बाइट लेकर खिलाता है। सब मुस्कुराकर दोनों को देखते हैं और खाना शुरू करते हैं। दीवान जी खाते हुए कहते हैं, निशु अंजू, कल हम सबसे ने फार्म हाउस पर गुरुजी से बात की, शर्मा फैमिली भी वहीं थी, तुम चारों की जन्म कुंडली मीनार किया तो उन्होंने तुम्हारी शादी का शुभ मुहूर्त निकाला है। निशांत हैरानी से कहता है, वाह, शादी का मुहूर्त? पापा आई मीन अभी सगाई तो नहीं हुई और आप सीधे शादी? देव हंसते हुए कहता है, निशु तुझे पहले सगाई करनी है तो इट्स ओके, पापा सुबह आप अंकल से बात कर लीजिए। निशांत देव को घूर कैद करता है, भाई क्या बात करनी है डैड से? सेजल शरारत से कहती है, भैया पापा कल अंकल से कह देंगे कि हम पहले सगाई करेंगे, शादी उसके 1 साल बाद, ठीक है ना पापा? सेजल की बात सुनकर कृष्णा और दीवान जी मुस्कुरा देते हैं। वहीं निशांत एकदम से कहता है, भाई भाभी आप दोनों क्यों मेरी वाट लगा रहे हो यार, पापा प्लीज पूरी बात बताइए ना। दीवान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, निशु अंजू तुम दोनों की शादी का मुहूर्त राज शीतल की शादी के 5 मार्च का ही निकला है। तुम दोनों एग्री हो तो हम आगे का प्रोग्राम डिसाइड करें। निशांत अंजलि खुश होकर एक साथ कहते हैं, पापा चाचू हम दोनों एग्री हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का उतावलापन देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मीना शांत होकर कहती हैं, देव बेटा तुम्हारे और सेजल के ऊपर सारी जिम्मेदारी है। देव हल्की स्माइल से कहता है, बड़ी मम्मी टेंशन मत लीजिए, मेरे भाई बहन और दोस्त की शादी में मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। सेज आपके ऊपर अंजू और रोशनी की शादी की पूरी शॉपिंग की जिम्मेदारी है। सेजल मुस्कुराते हुए कहती है, देव हमने मम्मा और बड़े पापा के साथ बैठकर पूरी लिस्ट बना ली है,
हम कल से ही अपना काम शुरू कर देंगे। सेजल की बात सुनकर निशांत और अंजलि हैरानी से सेजल को देखकर कहते हैं, भाभी मतलब आपको भी पता है, इनकी सब प्लानिंग कर ली और हमें किसी ने बताया भी नहीं। कृष्णा मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेटा तुम और अंजू अपने ऑफिस में थे, हम घर पहुंचे तब तक देव भी निकल गया था, देव को शायद राज ने बताया है। निशांत सबको देखकर शांत होकर कहता है, पापा अच्छा हुआ शादी का मुहूर्त जल्दी निकल गया। मम्मा रोशनी अभी भी नर्वस है, कल भी मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन अभी भी उनके मन में डर बैठा हुआ है। मैं भी आपसे भाई आज भाई के आते ही शादी की बात करने वाला था। दीवान जी निशांत को देखकर कहते हैं, बेटा टेंशन मत लो, तुम अपनी तरफ से उसे कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करो। कृष्णा जी आप और सेजल कल से रोज एक बार रोशनी से बात करेंगी। सेजल धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, जी पापा, निशु भैया हम और मम्मा एक दो दिन में रोशनी से मिल भी लेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और अपनी शादी की हर रस्मों को अपनी रीजू के साथ खुलकर एंजॉय कीजिए। बाकी काम के लिए आपके भाई भाभी हैं, आप बस मेरी देवरानी का ध्यान रखिएगा। सेजल की बात से देव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दीवान जी कहते हैं, निशु अंजू शर्मा जी बता रहे थे ग्रीन वैली प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और सभी फैमिली को फाइनल पेमेंट लेकर पोजीशन देना है। विजय कीजिए एक छोटा सा फंक्शन करने का भी बता रहे थे, डेट डिसाइड हो गई है क्या? निशांत कहता है, नहीं पापा, कल डैड ऑफिस आएंगे तब सबकी सलाह लेकर डेट डिसाइड करेंगे। देव शांत स्वर में कहता है, निशु एक सलाह दूं? निशांत देव की ओर देख कर कहता है, भाई बोलिए ना। देव दीवान जी को देख कर कहता है, पापा यदि यह फंक्शन शादी के बाद हो तो कैसा रहेगा? दीवान जी हल्की स्माइल से कहते हैं, निशु आई एग्री, देव बिल्कुल सही कह रहा है, तुम एक बार विनोद और शर्मा जी से इस बारे में बात करना। अंजलि बीच में कहती है, चाचू अभी 10 दिन और लगेंगे, सभी विला का फाइनल टच बाकी है। कल मैंने सर के साथ पूरी विजिट की है, 2-3 दिन विला में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, उसे सॉर्ट आउट करना है और दी भी 2 दिन में सारे पेपर वर्क कंप्लीट कराएंगी। निशु तू सीधा कल डैड से ही इस बारे में बात करना। निशांत हल्की स्माइल से कहता है, पापा डोंट वरी, मैं कल सुबह ऑफिस में डैड से बात करूंगा। भाभी शॉपिंग 2-3 दिन बाद शुरू करना। पापा वो क्या है ना, 2-3 दिन मुझे रोशो के साथ कोर्ट जाना पड़ेगा और सभी की रजिस्ट्री और पावर ऑफ अटर्नी में 2-3 दिन लगेंगे, उनका वहाँ रहना जरूरी है और अब मैं उन्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। निशांत की बात से सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दीवान जी हल्की स्माइल से कहते हैं, बिल्कुल बेटा, रोशनी को अब तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, तुम दोनों अपना काम करो। सेजल बेटा, तुम्हारी देवरानी और ननद की शॉपिंग संडे से शुरू करना। कृष्णा जी हंसते हुए, सेजल बेटा फिर 3-4 दिन तुम सुमन जी के पास चली जाओ, उन्हें हेल्प करवा दो। देव एकदम से कहता है, मम्मा 2-3 दिन बाद सौर वर्षा आ रहे हैं और वैसे भी राज शीतल की शादी की तो पूरी शॉपिंग हो चुकी है, तो इनका वहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए सेज कहीं नहीं जाएंगी। दीवान जी धीरे से कहते हैं, क्या बात है बरखुरदार, अपनी जान से अलग नहीं रह सकते। देव मुस्कुरा कर कहता है, पापा दिन में तो चल जाएगा लेकिन रात को कमरे में बिल्कुल अकेला नहीं रहूंगा। देव की बात सुनकर दीवान जी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वह कृष्णा को देखकर कहते हैं, कृष्णा जी कैसी बातें कर रही हैं आप, सेजल की ज़रूरत अभी यहाँ है, इसलिए मेरी बच्ची अभी कहीं नहीं जाएगी। सुमन जी के पास उनके बहू बेटे आ जाएंगे। क्यों बेटा, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं ना? सेजल देव की नज़रों की शरारत देकर हल्की स्माइल से कहती है, जी पापा, मम्मा हम शादी तक कहीं नहीं जाएंगे, हमारे देवर और ननद की शादी में बहुत काम है हमारे पास, है ना देव? देव मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल सेज। कृष्णा हंस कर कहती हैं, भाभी देख रहे हैं आप अपने लाडले को? देव सीधे सीधे कह देना, बीवी के बिना अकेले नहीं रहा जाता। देव नौटंकी करके कहता है, मम्मा जब आप सब कुछ जानते हो तो क्यों मेरी टांग खींच रहे हो? बड़ी मम्मी आप अपनी देवरानी को समझाइए। मनोहर जी मुस्कुरा कर कहते हैं, अरे भाई अब मस्ती मजाक बाद में करना, पहले काम की बातें करो। देव निशु दीनू बता रहा था कल होटल का इवेंट स्टाफ आएगा तो तुम सभी अपने बच्चे मिलकर सब कुछ डिसाइड कर लेना। देव सबको देखकर शांत स्वर में कहता है, पापा कल तो कैसे मैनेज होगा? मैं और राज तो कल से
1 महीना किशनगढ़ जाएंगे। दीवान जी हैरानी से कहते हैं, देव तुमने रस्तोगी से बात क्यों नहीं की? तुम दोनों को अभी लीव लेनी पड़ेगी बेटा। देव शांत होकर कहता है, पापा सर ने जयपुर दोनों की छुट्टी की बात कर ली है, इसलिए वो कोई टेंशन नहीं है। बट कल का कैसे मैनेज करें? नीचू ऐसा करो तुम और अंजू विनोद रोशनी सब मिलकर फाइनल कर दो। अंजलि एकदम से कहती है, नहीं भाई, आपकी और राज भाई की प्रेजेंसी जरूरी है। आप सब जो डिसाइड करेंगे वह फाइनल होगा। मेरी कोई चॉइस नहीं है। और मीना को देखकर कहती है, मम्मा हम सही कह रहे हैं ना? मीना मुस्कुराते हुए कहती हैं, देव अंजू बिल्कुल सही कह रही है। दीनू तुम अर्जुन जी को फ़ोन करके कल रात का टाइम ले लो। देव तुम कितने बजे तक आ जाओगे बच्चे? देव शांत स्वर में कहता है, बड़ी मम्मा 7 बजे तक अजमेर पहुंच जाएंगे। ऐसा करते हैं पापा, कल शाम 8 बजे उन्हें अनी अंकल के यहाँ बुला लेते हैं। जीजू भी वहीं जाएंगे। निशु तुम और विनोद भी सीधे वहीं आ जाना। निशांत हल्के से मुस्कुरा कर कहता है, जी भाई, पापा ने बिल्कुल सही रहेगा। दीवान जी उठते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं कल एक बार अनी से बात करता हूँ। चलो 11 बजने वाले हैं, अब तुम सब भी जाकर रेस्ट करो। सेजल बेटा, यहाँ का सब काम छोड़ दो और अपने रूम में जाओ। देव को सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, अब उसे अपना टाइम दो, यहाँ का सारा काम सुबह हो जाएगा। कृष्णा मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ बेटा, तुम अपने रूम में जाओ। सेजल खड़े होकर कहती है, मम्मा बस 10 मिनट में यह सब सामान किचन में रखकर फिर आ जाते हैं। और इतना कहकर टेबल से सामान उठाने लगती है। दूसरी तरफ शर्मा निवास में रूही और विजयकांत विनोद और रोशनी को शादी की डेट बताते हैं तो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। विनोद रोशनी की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में विजयकांत की बातों से हल्की सी नमी आ गई थी। विनोद रोशनी को देखकर गंभीर स्वर में कहता है, क्या हुआ दी, आपकी आंखों में नमी? रोशनी रूही का हाथ पकड़कर कहती है, कुछ नहीं विनोद, मॉम यकीन नहीं हो रहा। 3 दिन पहले सिचुएशन क्या थी और आज बात शादी तक पहुंच गई। विजयकांत उसके सर पर हाथ रख कर कहते हैं, बेटा अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा ससुराल बहुत अच्छा है और निशांत लाखों में एक और तुम्हारी पसंद। अब खुशी खुशी चारों अपने नए जीवन की शुरुआत करो। विनोद मुस्कुराते हुए कहता है, जी दी डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। आंटी अंकल तो वाकई काफ़ी फ्रेंक है। मॉम सेजल भाभी को देखकर लगता ही नहीं कि उनकी 2 महीने पहले शादी हुई है, इतनी जल्दी परिवार में घुल मिल गई। अंजू तो उनकी बहुत बड़ी फैन है, उसकी हर दूसरी बात में भाभी का जिक्र होता है। रोशनी मुस्कुरा कर कहती है, हाँ बीनू, मैंने भी यह नोटिस किया है। देव भाई और भाभी को अंकल आंटी बहुत पसंद करते हैं। रूही मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेटा वह दोनों वाकई आज के जनरेशन के लिए आइडल हैं। अरेंज मैरिज हुई है दोनों की, लेकिन उनकी आपस की समझ और प्यार दोनों ही बहुत गहरे हैं। विजयकांत शांत होकर कहते हैं, रोशनी बेटा, तुम्हें और निशांत को भी उनके नक्शे कदम पर चलना है। जानता हूँ बेटा, तुम्हारे लिए सेजल के जैसे बनना काफ़ी मुश्किल होगा, बट फिर भी चाहता हूँ तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। उनके घर के रीति रिवाज समझो, अपने को इंडियन कल्चर में ढालने की पूरी कोशिश करो। बीनू रोशनी तुम दोनों को तो रिश्तों में बंधे हो, समझ रहे हो ना बेटा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? विनोद विजयकांत का हाथ पकड़कर कहता है, डैड हम आपकी और मॉम की परवरिश हैं, आप टेंशन मत लीजिए, अच्छे से सारे रिश्ते को संभाल कर रखेंगे। रोशनी भावुक होकर कहती है, डैड भले ही हम विदेश में रही हैं, लेकिन हमारी पहली पसंद इंडियन कल्चर रही है। हम अपनी तरफ से सेजल भाभी के जैसा बनने की पूरी कोशिश करेंगे। रूही मुस्कुरा कर कहती है, विजय आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मुझे मेरे बच्चों पर पूरा यकीन है। चलिए आप उठिए, बच्चों को भी यह खुशी एक दूसरे से बांटनी है। और गंभीर स्वर में, बीनू सुना है याद तूने अंजू को सबके सामने ऑफिस में? विनोद शांत होकर कहता है, मॉम ऑफिस में अंजू मेरी इंटीरियर हेड है, उसके साथ मुझे सबके जैसा कॉमन बिहेव करना होगा। और अभी तक हमारे रिश्तों को हमने ऑफिस में अनाउंस नहीं किया है, तो एस एम बिजनेस पार्टनर उसकी गलती के कारण मैंने उस पर गुस्सा किया। बट आप टेंशन मत लीजिए, मैंने आपकी बहू को थोड़ी देर बाद मना भी लिया था। विजयकांत विनोद की बात सुनकर हल्की स्माइल से कहते हैं, रूही
कल आप रोशनी के साथ ऑफिस आइए। मुझे अपने सभी एम्प्लॉयज़ को अपने दोनों बच्चों के रिश्ते के बारे में बताना है और मैं चाहता हूँ उस पल आप भी मेरे साथ रहें। रूही मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल विजय। और बीनू, तुम कल ग्रीन वैली की डेट अनाउंस करो। हम तुम्हारे शादी की डेट अनाउंस करेंगे। विनोद दोनों के गले में बाहें डालकर कहता है, बिल्कुल मॉम। गुड नाइट, लव यू बोथ। इतना कहकर विनोद और रोशनी अपने रूम में चले जाते हैं। विनोद अपने रूम में आकर जल्दी से अंजू को वीडियो कॉल लगाता है। अंजलि विनोद का वीडियो कॉल उठाकर धीरे से कहती है, बोलिए सर। विनोद अंजलि के चेहरे को गौर से देखकर कहता है, अंजू क्या हुआ? हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई, फिर भी इतना लो साउंड कर रही हो। मूड सही नहीं हुआ क्या अभी तक? अंजलि विनोद को देखकर नम स्वर में कहती है, सर मूड सही है हमारा। सच बताएं, शादी की बात सुनकर हम बहुत खुश हैं, बट इतनी जल्दी सबको छोड़कर पता नहीं कैसे रह पाएंगे मम्मा पापा, चाचा चाची, भाई भाभी के बिना। इतना बोलते हुए उसका गला रूंधने लगता है और अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विनोद अंजलि को रोते देखकर बेचैन होकर कहता है, अंजू मुझे यदि पता होता ना कि तुम ऐसे रोने लगोगी तो मैं शादी की बात ही नहीं छेड़ता यार। चुप हो जाओ बच्चा। अंजू, यदि अच्छा नहीं लग रहा तो मैं आऊँ तुम्हारे पास? थोड़ी देर चलो मेरे साथ, बेटर फील करोगी। अंजलि सुबकते हुए कहती है, नहीं सर हम ठीक हैं। वो शादी इतनी जल्दी तय हो जाएगी नहीं सोचा था। और हल्के से मुस्कुराकर आपके पास आने के लिए कब से बेचैन थे। और अब देखिए, जब फाइनली डेट निकल गई तो सैड सी फीलिंग हो रही है। हम मम्मा पापा के साथ सिर्फ 15 दिन ही रह पाएंगे। विनोद अंजलि को देखकर शरारत से कहता है, अंजू तुम चाहो तो बच्चा मैं डैड को बोलकर शादी की डेट आगे करवा दूं। अंजलि हल्के से गुस्से से कहती है, आप हमारा मजाक बना रहे हैं ना, जबकि आप अच्छे से जानते हैं हमें कितनी खुशी है आपके पास आने की। फिर भी विनोद शांत होकर कहता है, अंजू मजाक नहीं कर रहा यार, तुम्हारा मूड सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। अंजू थी भी तो अपना घर और हमें छोड़कर निशु के पास हमेशा के लिए आ जाएगी ना, तो फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? हम एक ही शहर में हैं, तुम्हारी जब मर्जी हो तुम अपने मायके जा सकती हो। मेरी तरफ से तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं होगी यार। अंजलि हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, हम अच्छे से जानते हैं सर, लेकिन फिर भी। विनोद प्यार से कहता है, चलो इस टॉपिक को इधर ही बंद करो। वैसे अंजू, आज अपनी नाइट ड्रेस कैसे चेंज कर ली तुमने? विनोद के कहने से अंजलि जल्दी से अपने को कंबल से कवर करके अटकते हुए कहती है, वो आपने कल कहा था ना। विनोद प्यार से कहता है, अंजू अपने आप को मेरे लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, समझी? और शरारत से कहता है, वैसे अंजू इस ड्रेस में ज़्यादा हॉट लग रही हो। दिल बेचैन हो गया तुम्हें इस ब्लैक कलर में देखकर। अंजू नज़रें नीचे करके कहती है, आपको सच में पसंद आई? विनोद सर्द लहजे में कहता है, बहुत। अंजू एक बार तुम्हें पूरा देखना चाहता हूँ। विनोद के इस तरह बोलने से ही अंजू सिहर उठती है। विनोद कशिश भरी आवाज़ में कहता है, अंजू इतना सिहर क्यों रही हो यार? फ़ोन पर तो तुम्हारे साथ कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता ना। अंजलि धीरे से कहती है, आप क्यों हमारी जान रख रहे हैं? विनोद मुस्कुराते हुए कहता है, जान तो मेरी अटक गई तुम्हें इस ब्लैक कलर में देखकर। अंजू, वैसे यह ड्रेस किसने दिलाया तुम्हें? अंजलि शर्मा कर कहती है, वो भाई के बर्थडे पर भाभी के साथ खरीदा था, उन्होंने पसंद की थी हमारे लिए। विनोद शरारत से कहता है, अंजू सही ड्रेस चूज़ की है भाभी ने तुम्हारे लिए। विवाह पूर्व की तैयारी चल रही है बच्चा। नॉट बैड। अंजलि प्लीज एक बार देखना चाहता हूँ। अंजलि एक नज़र विनोद को देखती है और उसकी गहरी नज़रों की तफीस में उलझकर तुरंत अपनी नज़रें नीचे करके फ़ोन का कैमरा सेट करके खड़ी होती है और विनोद के सामने अपना मोबाइल कर देती है। अंजलि को इतनी शॉर्ट ड्रेस देखकर विनोद का दिल बेकाबू हो जाता है। उसकी धड़कन है सामान तेज से हो जाती है, क्योंकि विनोद की एंग्री बर्ड ने आज ब्लैक कलर की नी से ऊपर टॉप वेस्ट ड्रेस, जिसके कंधे पर पतली सी स्ट्रिप और पूरी बैक पर पतली पतली स्ट्रिप टैग्स की गई थी, इस तरह की ड्रेस पहनी थी। अब दोस्तों, आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और प्लीज़ दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते, इसलिए प्लीज़ हमें लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।